हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं नितिन चौधरी स्वागत करता हूं आप सबका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नितिन कैरियर क्लासेज पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक यूनिट एंड डायमेंशन की क्लास नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इस बैच की क्लास नंबर 1 से लेकर 4 तक नहीं देखा है, तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास को देखने से पहले आप सभी क्लास 1 से लेकर 4 तक देखिए, उसके बाद क्लास नंबर 5 को देखिए। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जहां से डिफेंस एग्जाम में लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अब। और आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा सिग्निफिकेंट फिगर, दैट मीन्स सार्थक अंक। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, जानते हैं क्या होते हैं सार्थक अंक, क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, डिस्कस करेंगे सार्थक अंक के बारे में। सार्थक अंक, सार्थक अंक, तो भाई सार्थक अंकों को कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सार्थक अंक क्या होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आखिरकार सार्थक अंक होते क्या हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बात करेंगे सार्थक अंक के बारे में, सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। तो किसी भी माप में, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी मापन में सार्थक अंक वे अंक होते हैं जिनका मान शुद्ध रूप से प्राप्त किया जा सकता हो। सुनिएगा, किसी भी विशिष्ट मापन में वे अंक जिनका मान शुद्धता पूर्वक प्राप्त किया जा सके सार्थक अंक कहलाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कहलाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी माप में सिग्निफिकेंट फिगर ज्ञात करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, कुछ नियम हैं। आइए जानते हैं वो कौन कौन से नियम हैं जिनकी सहायता से हम किसी भी माप में सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या ज्ञात कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका पहला नियम क्या कहता है, आइए डिस्कस करते हैं। पहला नियम, रूल नंबर फर्स्ट। तो भाई सिग्निफिकेंट का रूल नंबर फर्स्ट कहता है सभी अशून्य अंक सार्थक होते हैं। पहला नियम है सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। इस लाइन का मीनिंग क्या है वो समझिए। डियर स्टूडेंट्स, मैंने बताया सभी अशून्य अंक कैसे होते हैं, सार्थक होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। तो अशून्य अंक क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि नॉन जीरो नंबर क्या होते हैं, नॉन जीरो डिजिट क्या होते हैं। तो अशून्य अंक डियर स्टूडेंट्स, वे अंक जिनमें जीरो नहीं आता अशून्य अंक कहलाते हैं। वे डिजिट जिनमें जीरो सम्मिलित नहीं होता नॉन जीरो डिजिट कहलाते हैं। क्लियर भाई? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 से लेकर 9 तक के जितने भी अंक हैं सब क्या हैं, नॉन जीरो डिजिट हैं, अशून्य अंक हैं। क्यों डियर स्टूडेंट्स, इनमें क्या नहीं सम्मिलित किया गया है, जीरो सम्मिलित नहीं किया गया है। तो ये सब के सब अंक क्या कहलाते हैं भाई, ये कहलाते हैं अशून्य अंक। क्या कहलाते हैं? अशून्य अंक कहलाते हैं। इन्हें कहते हैं नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट। ठीक है ना, ये कहलाते हैं भाई नॉन जीरो डिजिट, अशून्य अंक कहलाते हैं 1 से लेकर 9 तक के अंक जिनमें जीरो सम्मिलित नहीं किया गया है। तो आइए पहले नियम को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है पहला नियम, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। तो सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 2.43, मैंने लिख दिया 234, मैंने लिख दिया 1.41426। अब डियर स्टूडेंट्स, नीचे 3 माप लिखी गई हैं और इन तीनों में हमें बताना है कि बताइए प्रत्येक माप में सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कितनी होगी, सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, नियम क्या कहता है, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। तो इस नियम के तहत डियर स्टूडेंट्स, यहां देखिए आप
इसमें कोई जीरो तो आया नहीं है, सभी नॉन जीरो नंबर हैं। यहां भी कोई जीरो नहीं आया है, तो सभी नॉन जीरो डिजिट हैं, और यहां भी सभी नॉन जीरो डिजिट हैं, इनमें भी कहीं जीरो हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां अगर बात की जाए सिग्निफिकेंट फिगर की 1 2 3 कितने होंगे भाई? 3 हो जाएंगे। ऐसे ही अगर मैं यहां बात करूं तो 1 2 3 4 5, यहां सार्थक अंक होंगे 5। और यहां अगर सार्थक अंकों की बात की जाए तो 1 2 3 4 5 6। तो डियर स्टूडेंट्स यहां कितने होंगे? 6। तो इतना सा याद रखना है भाई कि कोई भी आपको शून्य नहीं दिखाई देता है संख्या में, सबके सब नॉन जीरो डिजिट दिखाई देते हैं, तो सारे के सारे डिजिट क्या होते हैं? सार्थक होते हैं भाई मेरे। क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यहां सार्थक अंक कितने? 3, यहां कितने? 5, और यहां सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 6। इतनी सी बात को समझना है आप लोगों को दोस्तों। क्लियर है ना? पहला नियम, सभी अशून्य अंक सार्थक होते हैं, ये पहला नियम कहता है। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की। सभी स्टूडेंट इसको नोट कर लें, सभी स्टूडेंट इसको नोट कर लें। अब डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसका रूल नंबर 2। अब डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर का रूल नंबर 2। इसका द्वितीय नियम क्या कहता है? इसका द्वितीय नियम क्या कहता है? तो डियर स्टूडेंट्स, इसका द्वितीय नियम कहता है दो अशून्य अंकों के बीच, इसका रूल नंबर 2, इसका रूल नंबर 2 जानेंगे भाई। रूल नंबर 2 कहता है दो अशून्य अंकों के बीच, दो, इसको लिखो भाई, दो अशून्य अंकों के बीच, दो अशून्य अंकों के बीच आने वाला शून्य, आने वाला शून्य सार्थक अंक होता है। आने वाला शून्य सार्थक अंक होता है, सार्थक अंक होता है। रूल नंबर 2 कहता है दो अशून्य अंकों के बीच आने वाला शून्य अंक सार्थक अंक होता है। डियर फ्रेंड्स, दो अशून्य अंकों के बीच आने वाला, बीच में आने वाला शून्य अंक कैसा होता है? सार्थक अंक होता है। तो दो अशून्य अंकों के बीच कोई भी शून्य आ जाएगा तो वो सार्थक हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? सिग्निफिकेंट हो जाएगा। आइए एक एग्जांपल के थ्रू मैं इस बात को आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये एग्जांपल क्या कहता है कि कोई संख्या हमारे पास 2.03 लिखी गई है, कोई संख्या है 4.005, और कोई संख्या है 2.0003। तो डियर फ्रेंड्स, दो अशून्य अंकों के बीच आने वाला शून्य कैसा होता है? सार्थक होता है। ये हमारा रूल नंबर 2 कहता है दो अशून्य अंकों के बीच आने वाला शून्य अंक सार्थक अंक होता है। तो डियर फ्रेंड्स, यहां आपने देखा कि दो अशून्य अंक हैं, इनके बीच में जो भी जीरो आएगा वो सिग्निफिकेंट होगा कि नहीं? रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर होगा। डियर फ्रेंड्स, यहां भी दो अशून्य अंक हैं और इनके बीच में चाहे कितने भी जीरो आए हों, सबके सब सिग्निफिकेंट होंगे, सबके सब सार्थक होंगे। क्लियर है ना? ऐसे ही डियर स्टूडेंट्स 2 और 3 यहां आया है, इनके बीच में जितने भी जीरो होंगे सबके सब सिग्निफिकेंट होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ सार्थक अंक कितने हो गए? अब 1 2 3, 1 2 3, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ कितने हो जाएंगे भाई? 4, और यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ हो जाएंगे भाई 5, सिग्निफिकेंट यहाँ हो जाएंगे 5। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें होंगे 3, इसमें होंगे 4 और इसमें होंगे 5। दो अशून्य अंकों के बीच आने वाला प्रत्येक शून्य सार्थक होगा, सिग्निफिकेंट होगा। इतनी सी बात को समझना है रूल नंबर 2 में। डियर स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लें सबके सब स्टूडेंट इसको नोट कर लें। फिर आगे डिस्कस करते हैं रूल नंबर 3। आगे डिस्कस करते हैं रूल नंबर 3। ठीक है ना भाई? हो गया? ये हो गया भाई क्लियर रूल नंबर 2। ये हो गया रूल नंबर 2। अब मैं बात करूंगा रूल नंबर 3 की। अब मैं डिस्कस करूंगा भाई रूल नंबर 3 इसका। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं रूल नंबर 3 की। ठीक है? इसका तीसरा नियम कहता है कि संख्या के बाईं ओर
आने वाले शून्य कभी भी सार्थक अंक नहीं होते, सार्थक अंक नहीं होते। ठीक है ना। किसी संख्या के बाईं ओर आने वाले शून्य कभी भी सार्थक अंक नहीं होंगे। ये है रूल नंबर 3। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, कोई भी संख्या 0.053 लिखी हुई है, ठीक है ना, और कोई भी संख्या 0.003 लिखी हुई है, और कोई भी संख्या 0.0532 लिखी हुई है। अब हमें बताना है कि इसमें संख्या में कितने सार्थक अंक हैं, इसमें कितने और इसमें कितने। सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या बतानी है। तो डियर स्टूडेंट्स, सिग्निफिकेंट फिगर जैसा कि हमारा रूल नंबर 3 कहता है कि कोई संख्या हो उसमें बाईं ओर का कोई भी शून्य कभी भी सार्थक नहीं होगा, कभी भी सार्थक नहीं होता। किसी भी संख्या के बाईं तरफ आने वाला कोई भी शून्यंक कभी भी सार्थक नहीं होता, कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट्स, ये संख्या है, इसका ये वाला साइड बायां पक्ष है और ये वाला साइड दायां पक्ष है। ये वाला साइड LHS कहलाता है, ये RHS कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बात किसकी कर रहा है? ये बात कर रहा है LHS की, ये बात कर रहा है बाएं पक्ष की, बाईं ओर की। तो डियर स्टूडेंट्स, बाईं ओर इधर है ना, तो संख्या के बाईं ओर जितने भी शून्य होंगे वो कभी सार्थक अंक नहीं होंगे। संख्या के बाईं ओर जितने भी शून्य अंक होंगे वो कभी सार्थक अंक नहीं होंगे। इतनी सी बात को समझना दोस्तों। तो यहाँ सार्थक अंक कितने हो गए? 1 2, और यहाँ कितने हो गए? केवल 1। और यहाँ कितने हो गए? 1 2 3। यहाँ कितने हो गए भाई? 3। तो डियर स्टूडेंट्स, सार्थक अंक इसमें देखा जाए तो केवल 2, इसमें देखा जाए तो केवल 1, और इसमें 1 2 3, इसमें 1 2 3। इस बात को समझना है आप लोगों को, ठीक है ना। किसी भी संख्या के बाईं तरफ आने वाले शून्य कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते, कभी भी सार्थक नहीं होते भैया। क्लियर है ना? इस बात को समझ लो आप। अब देखते हैं भाई रूल नंबर 4। अब देखते हैं भाई रूल नंबर 4। और रूल नंबर जो 4 है ना, वो इसका जस्ट अपोजिट है। रूल नंबर 4 रूल नंबर 3 का जस्ट अपोजिट है। तो देखिए मेरे साथ रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 कहता है भैया, संख्या के, किसी भी संख्या के दाईं ओर आने वाले शून्य, दाईं ओर आने वाले शून्य, दाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक होते हैं, सार्थक होते हैं। कैसे होते हैं? सार्थक होते हैं। किसी भी संख्या के दाईं ओर आने वाले शून्य कैसे होते हैं भाई? सार्थक होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। कोई भी संख्या हो, अभी बात कर रहे थे बाईं ओर की, अब बात करेंगे दाईं ओर की। अभी बात कर रहे थे LHS की, लेकिन अब बात हो रही है RHS की। ठीक है ना? ठीक है भाई। तो देखिए एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कोई संख्या आपको दे दी जाए 4.30, और आपको कोई संख्या दे दी जाए 6.3004, ठीक है। अब कोई संख्या दे दी जाए 6.8200, ठीक है ना। तो मैंने अभी बताया आपको कि किसी भी संख्या के दाईं ओर आने वाले शून्य सब के सब कैसे होते हैं भैया? सार्थक होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। इतनी सी बात को आप लोगों को समझना है दोस्तों, केवल इतनी सी बात को समझना है। कोई एक एग्जांपल और ले लो, जैसे 343, जैसे यहां नहीं दिख रहा होगा, सॉरी यहां लिख दूं, यहां लिख दूं 343.000, ऐसे करके दे दिया कोई एग्जांपल। कैसा भी एग्जांपल वो दे सकता है और आपको सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या पूछ सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां अगर देखा जाए तो दाईं ओर संख्या ये हो गई, इसका दाईं ओर इधर, दाईं ओर किधर चलेंगे? इधर चलेंगे, ठीक है ना। RHS इधर ही तो होगा, LHS इधर, RHS इधर। तो डियर स्टूडेंट्स, संख्या के दाईं ओर आने वाले सभी शून्य कैसे होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं, सार्थक होते हैं। तो बताइए यहाँ कितने होंगे? 1 2 3। यहाँ कितने हो जाएंगे? 3। यहाँ 1 2 3 4। तो भैया यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे 1 2 3 4 5। कितने भाई? 5। और यहाँ हो जाएंगे सिग्निफिकेंट 1 2 3 4 5, और यहाँ भी हो जाएंगे 5। और यहाँ भैया कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। यहाँ हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर 6। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी संख्या के दाईं ओर चाहे कितने भी शून्य क्यों ना आए हों, सबके सब कैसे होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे भैया। इतनी सी बात को आपको समझना है, ठीक है ना दोस्तों।
यहाँ होंगे 3, यहाँ 5, यहाँ 5 और इसमें 6 हो जाएंगे। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट किसका, संख्या के दाईं ओर वाला और संख्या के बाईं ओर वाला। ठीक है ना, संख्या के दाईं ओर आएंगे शून्य तो सिग्निफिकेंट होंगे, बाईं ओर होंगे तो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। इतनी सी बात को समझना है आप लोगों को दोस्तों। ठीक है ना, नोट कर लो, ये सभी स्टूडेंट इसको नोट कर लो, सभी इसको नोट कर लो भाई, सभी इसे नोट करें, इसको नोट करें सभी स्टूडेंट। हो गया, देखें भाई आगे नेक्स्ट देखें रूल नंबर 5, सिग्निफिकेंट फिगर का रूल नंबर 5 देखेंगे। अब रूल नंबर 5 क्या कहता है भाई, सिग्निफिकेंट फिगर का रूल नंबर 5 कहता है, सिग्निफिकेंट फिगर का रूल नंबर 5, ये है भाई रूल नंबर 5। ठीक है ना, रूल नंबर 5 कहता है चर घातांकी निरूपण में, चर घातांकी निरूपण में, चर घातांकी निरूपण में, चर घातांकी निरूपण में संख्या का केवल आंकिक भाग, संख्या का केवल आंकिक भाग ही सार्थक होता है, आंकिक भाग ही सार्थक होता है। ठीक है ना, कोई चर घातांकी निरूपण हो और उसका केवल न्यूमेरिकल जो वैल्यू होगी, न्यूमेरिकल नंबर होगा, न्यूमेरिकल पार्ट होगा, डियर स्टूडेंट्स केवल वही सार्थक होगा, केवल वही सार्थक होगा। इस बात को समझना है, चर घातांकी निरूपण में संख्या का ओनली न्यूमेरिकल पार्ट ही सिग्निफिकेंट होता है, न्यूमेरिकल भाग ही सार्थक होता है। इस बात को समझना है आपको दोस्तों। अब चर घातांकी निरूपण किस तरीके का, जैसे 1.32 10 to the power -4, ये मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ऐसे 2.32 into 10 to the power 24, इस तरीके से आपको डियर स्टूडेंट संख्या देगा और पूछेगा बताइए कितने सार्थक अंक होंगे, दी गई संख्या में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स हमें ध्यान रखना है, केवल आंकिक भाग पर ध्यान देना है, केवल आंकिक भाग पर ध्यान देना है। डियर स्टूडेंट्स 10 की पावर कितनी है इस बात से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारा रूल नंबर 5 कहता है कि चर घातांकी निरूपण में केवल आंकिक मान ही सार्थक होता है, केवल आंकिक भाग ही सिग्निफिकेंट होता है। क्लियर है ना। तो डियर स्टूडेंट्स यहां जो सार्थक अंकों की संख्या होगी, यहां जो सार्थक अंकों की संख्या होगी तो कितनी होगी भाई 1.32, कितने अंक हैं 1 2 3, कितने अंक है भाई 3, तो सार्थक अंक हो गए 3। और यहां अगर सार्थक अंक पूछा जाए तो 1 2 3, न्यूमेरिकल पार्ट में कितने सार्थक अंक हैं 3 हैं, 10 की पावर कितनी है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। डियर स्टूडेंट्स केवल न्यूमेरिकल पोर्शन, केवल न्यूमेरिकल पार्ट ही सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या बताएगा। क्लियर है ना। सभी स्टूडेंट्स इस बात को समझें, ये है भाई सार्थक अंकों के नियम, ये है सार्थक अंकों के नियम। इस तरीके की संख्याएं एग्जाम में दी जाती हैं और आपसे सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या पूछी जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स आज के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर का रॉन्ग नहीं जाना चाहिए। ठीक है ना। सभी स्टूडेंट्स से नोट कर लें, सभी इसे नोट कर लें, फिर आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए भाई ये हो गया। अब डिस्कस करते हैं इसमें सिग्निफिकेंट फिगर के बाद नेक्स्ट टॉपिक ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। डियर स्टूडेंट्स अब मैं बात कर रहा हूं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की, दैट मीन्स परिमाण की कोटि। जी हाँ, अब हमारा टॉपिक है परिमाण की कोटि। क्या है भाई परिमाण की कोटि। अब हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में क्या पढ़ना है, तो आइए जानते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में किस तरीके से हम किसी भी संख्या में परिमाण की कोटि ज्ञात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स कभी कभी पेपर में परिमाण की कोटि न देकर वो देता है साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन, दैट मीन्स उसका वैज्ञानिक निरूपण। क्या देता है भाई वैज्ञानिक निरूपण पूछेगा आपसे, साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन पूछेगा दी गई संख्या में, या फिर वो साइंटिफिक निरूपण न पूछ के वो पूछ सकता है साइंटिफिक वैल्यू, वैज्ञानिक मान।
वो पूछ सकता है वैज्ञानिक मान। तो डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम में चाहे तो पूछा जाए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, चाहे पूछा जाए साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन, या फिर पूछा जाए साइंटिफिक वैल्यू, तो डियर स्टूडेंट्स बात एक ही है, आप लोगों को समझना है कि वैज्ञानिक मान किसी भी संख्या में किस तरीके से ज्ञात करना है। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं डियर स्टूडेंट्स। किसी भी संख्या का वैज्ञानिक जो निरूपण होता है ना, वो होता है m इंटू 10 टू द पावर x। m इंटू 10 टू द पावर x इस रूप में लिखा जाता है। m इंटू 10 टू द पावर x के रूप में किसी भी संख्या को लिखा गया है। m इंटू 10 टू द पावर x, जहां m क्या चीज है, m क्या चीज है, m ध्यान रखना है डियर फ्रेंड्स, 1 से लेकर 10 तक की 1 to 10, 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक की कोई भी संख्या हो सकती है, एनी नंबर हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है। और डियर स्टूडेंट्स, जो x होता है वो होता है एक पूर्णांक, वो होता है एक पूर्णांक इंटीजर। क्या होता है, पूर्णांक होता है, एक इंटीजर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, कोई भी वैज्ञानिक निरूपण आपको m इंटू 10 टू द पावर x की फॉर्म में देगा और आपसे पूछेगा बताइए भैया दी गई संख्या में वैज्ञानिक मान क्या होगा, साइंटिफिक वैल्यू क्या होगी। तो आपको डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखना है, उसकी साइंटिफिक वैल्यू निकालने के लिए आपको इतना याद रखना है कि जो m होगा 1 से लेकर 10 के बीच में कोई नंबर होगा, जो x होगा वो कोई भी पूर्णांक हो सकता है, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर हो सकता है या फिर पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, फिर इसमें कंडीशन है कुछ। कंडीशन ये है कि यदि m की वैल्यू, डियर स्टूडेंट्स, यदि m की वैल्यू 5 से छोटी है, यदि m की वैल्यू 5 से छोटी है, याद रखना है दोस्तों, यदि m की वैल्यू 5 से छोटी है, देन m को छोड़ देते हैं, m को छोड़ देते हैं, m को छोड़ देते हैं। इतनी सी बात को समझना है, m को छोड़ देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि m की वैल्यू 5 से कम है तो m को छोड़ देते हैं, केवल 10 टू द पावर x साइंटिफिक वैल्यू हो जाती है, हमारा वैज्ञानिक मान हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, दूसरी कंडीशन क्या बनती है इसमें भाई, दूसरी कंडीशन क्या बनती है जानिए। इसमें दूसरी कंडीशन कहती है कि यदि m का मान 5 से ज्यादा है, यदि m का मान 5 से ज्यादा है, तब हम क्या करते हैं, 10 की पावर में 10 की घात में 10 की घात में +1 जोड़ देते हैं, +1 जोड़ देते हैं। ठीक है ना डियर फ्रेंड्स, इतना सा आपको याद रखना है। यदि m की वैल्यू 5 से बड़ी आ जाए, यदि m की वैल्यू 5 से ज्यादा हो जाए, तो आपको क्या करना है, जो 10 की पावर होगी ना ये वाली x, उसमें +1 जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे भाई, +1 जोड़ देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें आप नोट कर लें, ये चीज नोट कर लें, तब मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं, तब मैं इसका आपको एग्जाम्पल बताता हूं। ठीक है ना, सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लें, सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब जानिए भाई किस तरीके से क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे बनता है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कंसेप्ट पे किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का पूछा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको कोई भी वैल्यू देगा और उसमें पूछेगा बताइए भाई वैज्ञानिक मान कितना होगा, बताइए भाई ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, बताइए भाई इसका साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, दैट मीन्स वैज्ञानिक निरूपण क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, कंसेप्ट जो भी बताया है ना उसको फॉलो करना है। तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मेरा पहला एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स, प्रकाश का वेग c = 3 इंटू 10 टू द पावर 8, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। और इसमें बताना है क्या, वैज्ञानिक मान। इसमें क्या बताना है भाई, वैज्ञानिक मान। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको एक कंसेप्ट बताया था कि जो वैज्ञानिक निरूपण होता है ना
वो m इंटू 10 टू द पावर क्या होता है, x की फॉर्म में होता है। और अगर m का मान 5 से छोटा है, m का मान 5 से छोटा है, तो डियर स्टूडेंट्स m को छोड़ देते हैं, 3 को छोड़ देंगे तो हमारा वैज्ञानिक मान कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 8। डियर स्टूडेंट्स वैज्ञानिक मान कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 8, ठीक है ना, 10 टू द पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। डियर स्टूडेंट्स अगर m की वैल्यू, ये वाली वैल्यू, m की वैल्यू का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू 5 से छोटी आ जाए तो याद रखना m का मान छोड़ देते हैं, केवल 10 टू द पावर जो दिखाई दे रहा है ना, केवल और केवल वही आंसर होता है। क्लियर है ना। सेकंड एग्जांपल देखिए भाई, सेकंड एग्जांपल इसका, सेकंड एग्जांपल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम होता है। और इसमें डियर स्टूडेंट्स पूछा जा रहा है आपसे कि बताइए भाई इसका वैज्ञानिक मान क्या होगा, परिमाण की कोटि क्या होगी, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको पूछी जाएंगी, वैज्ञानिक मान, वैज्ञानिक निरूपण या परिमाण की कोटि, इस तरीके से पूछा जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स मैंने अभी बताया कि यदि m का मान 5 से छोटा है तो हम क्या करते हैं, m को छोड़ देते हैं। लेकिन इसमें मैंने दूसरा कंसेप्ट बताया था कि यदि m का मान 5 से ज्यादा है, यदि m का मान 5 से ज्यादा है तो 10 की पावर में कितना जोड़ देते हैं भाई, 10 की पावर में +1 जोड़ देते हैं। कितना जोड़ देते हैं, +1 जोड़ देते हैं। तो यहाँ डियर स्टूडेंट्स m की वैल्यू आप देखिए 5 से ज्यादा है कि नहीं, 5 से ज्यादा है तो जो 10 की पावर होगी ना उसमें कितना जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे भाई। कितना जोड़ देंगे, 1। तो ये हो जाएगा 10 की पावर -30 किलोग्राम। ये हो जाएगा भाई 10 की पावर -30 किलोग्राम, क्योंकि -31 में 1 जोड़ दिया तो -30 बचेगा। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से आप किसी भी दी गई माप में वैज्ञानिक मान निकाल सकते हो, साइंटिफिक वैल्यू निकाल सकते हो। इतनी सी बात समझनी है आप लोगों को दोस्तों। क्लियर है ना। सभी स्टूडेंट इसे नोट कर लें, सभी स्टूडेंट इसे नोट कर लें, सभी स्टूडेंट इसे नोट कर लें। हो गया भाई, हो गया। चलिए अब डिस्कस करते हैं, अब डिस्कस करते हैं भाई परसेंटेज एरर के बारे में। अब डिस्कस करेंगे परसेंटेज एरर के बारे में, ठीक है ना। ठीक है, ये नोट कर लिया होगा सबने। अब देखिए, अब मैं बात करूंगा प्रतिशत त्रुटि की। डियर स्टूडेंट्स प्रतिशत त्रुटि एक ऐसा टॉपिक है जहां से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां से बार बार कंपटीशन एग्जाम में खासकर डिफेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या है परसेंटेज एरर, आज इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूं, जिसका नाम है भाई प्रतिशत त्रुटि। क्या है, प्रतिशत त्रुटि, ठीक है ना, जिसका नाम है प्रतिशत त्रुटि। और इसे कहते हैं परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। तो डियर स्टूडेंट्स क्या होती है परसेंटेज एरर, ये जानेंगे। क्या होती है परसेंटेज एरर, क्या होती है प्रतिशत त्रुटि, इसका पूरा का पूरा कंसेप्ट आज मेरे साथ आप देखते रहिए। बहुत अच्छे तरीके से आनंद लीजिए आज की इस फिजिक्स की क्लास का। डियर स्टूडेंट्स प्रतिशत त्रुटि पढ़ने से पहले मैं इसका एक छोटा सा कंसेप्ट बताऊंगा आपको, जिसे कहते हैं हम अल्पतमांक, जिसे कहते हैं हम अल्पतमांक। क्या कहते हैं, अल्पतमांक, या इसका दूसरा नाम है यथार्थता की सीमा, यथार्थता की सीमा, ठीक है ना, जिसका नाम है डियर स्टूडेंट्स लीस्ट काउंट या फिर लिमिट ऑफ एक्यूरेसी, लिमिट ऑफ एक्यूरेसी, ठीक है ना। दूसरा इसका नाम है लिमिट ऑफ एक्यूरेसी, लिस्ट काउंट या लिमिट ऑफ एक्यूरेसी। डियर स्टूडेंट्स क्या होता है अल्पतमांक या यथार्थता की सीमा, इतनी सी बात को आपको समझना है, ठीक है ना। तो क्या होती है भाई अल्पतमांक, तो किसी भी मापक यंत्र की जो अल्पतमांक होती है वो न्यूनतम मान होता है
जो किसी मापक यंत्र की माप को शुद्धता पूर्वक ज्ञात करता है, शुद्धता पूर्वक बताता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो अल्पतमांक होता है किसी मापक यंत्र द्वारा शुद्धता पूर्वक मापा जाने वाला मान होता है। किसी भी मापक यंत्र द्वारा मापा जाने वाला वह मान जो शुद्ध हो, शुद्धता पूर्वक मापा गया हो, एक्यूरेसी के साथ मेजर किया गया हो, डियर स्टूडेंट्स, वो लीस्ट काउंट होता है। किसी अल्पतमांक वह न्यूनतम मान होता है जो किसी मापक यंत्र द्वारा शुद्धता पूर्वक मापा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसे हम यथार्थता की सीमा भी कहते हैं, लिमिट ऑफ एक्यूरेसी भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जैसे मैं एग्जाम्पल की अगर बात करूं, जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो डियर स्टूडेंट्स, जो मीटर पैमाना होता है, जो मीटर पैमाना होता है, ठीक है ना, तो मीटर पैमाने का अगर हम अल्पतमांक बात करें, अल्पतमांक, ठीक है ना, लिस्ट काउंट, तो मीटर पैमाने की लिस्ट काउंट होती है 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और जो हमारा वर्नियर कैलिपर्स होता है, वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक होता है डियर स्टूडेंट 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 0.01 सेंटीमीटर। और जो हमारा पेंच मापी होता है, स्क्रू गेज जो होता है, पेंच मापी, पेंच मापी का अल्पतमांक होता है डियर स्टूडेंट 0.001 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, अल्पतमांक का मीनिंग ये है, कोई भी मापक यंत्र, ठीक है ना, जितना कम से कम एक्यूरेसी के साथ वैल्यू हमें दे दे, वो उसकी लिस्ट काउंट होगी, वो उसकी अल्पतमांक कहलाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मीटर पैमाने पे देखा जाए तो सबसे लास्ट पॉइंट जो होता है ना, लोएस्ट पॉइंट्स, जिसे हम कहेंगे न्यूनतम मान, तो उसका जो मिनिमम पॉइंट होगा, उसका जो लोएस्ट पॉइंट होगा, वही उसकी लिस्ट काउंट होगी। तो मीटर पैमाने की होती है 0.1। 0.1 सेंटीमीटर से कम अगर हम मीटर पैमाने से मापेंगे, मेजर करेंगे, तो डियर स्टूडेंट्स याद रखना है, निश्चित ही याद रखना है आपको, निश्चित ही वो कैसा होगा, रॉन्ग होगा। कैसा होगा भाई, रॉन्ग होगा। और उसमें क्या होगी, त्रुटि होगी, एरर होगी, ठीक है ना। ऐसे ही वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से अगर हम 0.01 से कम वैल्यू अगर मेजर करेंगे ना, तो डियर स्टूडेंट्स उसमें निश्चित ही एरर आएगी, त्रुटि आएगी। ऐसे ही पेंच मापी की सहायता से अगर हम 0.001 सेंटीमीटर माप से कम मेजर करेंगे, तो डियर स्टूडेंट्स निश्चित ही उसमें भी क्या आएगी, एरर आएगी, त्रुटि आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, कोई भी मापक यंत्र जितना शुद्धता पूर्वक माप सके, ठीक है, वो उसका क्या कहलाएगा, लिस्ट काउंट कहलाएगा। किसी भी मापक यंत्र द्वारा मापा जाने वाला वह न्यूनतम मान जो एकदम एक्यूरेसी के साथ हो, एकदम शुद्ध रूप से मापा गया हो, क्या कहलाता है भाई, लिस्ट काउंट कहलाता है। किसका, उस मापक यंत्र का, उस मापक यंत्र का जिससे वैल्यू मापी जा रही है, जिससे मेजर किया जा रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, लिस्ट काउंट जो होता है मीटर पैमाने का 0.1 सेंटीमीटर, और वर्नियर कैलिपर्स का 0.01 सेंटीमीटर, और पेंच मापी का 0.001 सेंटीमीटर। इस बात को समझना है आप लोगों को दोस्तों। सभी स्टूडेंट इसे नोट कर लें, सभी इसको नोट कर लें। हो गया भाई, ये हो गया, ठीक है भाई। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए भाई नेक्स्ट इसमें, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं एरर के बारे में, त्रुटि क्या होती है, ठीक है ना। अब बात करेंगे, अब डिस्कस करेंगे त्रुटि के बारे में, त्रुटि के बारे में, ठीक है। ये होती है एरर, क्या होती है, एरर, ठीक है ना। ये हमारा भाई आज का मुख्य टॉपिक, एरर की बात करेंगे, एरर का कंसेप्ट समझेंगे, एरर क्या चीज होती है, त्रुटि होती क्या है। तो डियर फ्रेंड्स, किसी भी मापक यंत्र की, ठीक है, किसी भी मापक यंत्र की अनिश्चितता को क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं, एरर कहते हैं। कोई भी मापक यंत्र, उसकी जो अनसर्टेनिटी होती है, वो जो अनसर्टेन होता है, अनिश्चित होता है, वो उसकी त्रुटि कहलाएगी। सीधी सीधी सा समझिए, सीधा सीधा सा मैं ये कहना चाह रहा हूं डियर स्टूडेंट्स,
किसी भी मापक यंत्र की अनिश्चितता को तकनीकी रूप से, टेक्निकल रूप से एरर कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। किसी भी मापक यंत्र की अनिश्चितता को तकनीकी रूप से त्रुटि कहते हैं। सभी स्टूडेंट इस बात को नोट कर लें, ठीक है ना। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं त्रुटि में थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूं आपको। अगर पूछा जाए आपसे कि भाई अधिकतम प्रतिशत त्रुटि बताइए, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि बताइए, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, ठीक है ना। इसे कहते हैं मैक्सिमम, इसे कहते हैं मैक्सिमम परसेंटेज एरर, इसे कहते हैं मैक्सिमम परसेंटेज एरर, ठीक है ना। अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा त्रुटि के बारे में। त्रुटि क्या होती है? किसी भी मापक यंत्र की अनिश्चितता टेक्निकल रूप से क्या कहलाती है? एरर कहलाती है। तकनीकी रूप से क्या कहलाती है? त्रुटि कहलाती है। और डियर स्टूडेंट्स, जो त्रुटि का आकलन है ना, वो परसेंटेज में करते हैं। किस में करते हैं? परसेंटेज में करते हैं, प्रतिशत में करते हैं। किसका? त्रुटि का आकलन, ठीक है। त्रुटि का जो आकलन किया जाता है वो किस में किया जाता है? परसेंटेज में किया जाता है, प्रतिशत में किया जाता है, प्रतिशत में किया जाता है। अब आपसे पूछा जा रहा है डियर स्टूडेंट्स, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। अब पूछा जा रहा है अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, मैक्सिमम परसेंटेज एरर। तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर क्या होती है? तो डियर स्टूडेंट्स, यदि कोई वस्तु जिसकी लंबाई, यदि वस्तु की लंबाई, यदि वस्तु की लंबाई जो मापी जानी है उसकी लंबाई है x, सेंटीमीटर हो सकती है, मीटर हो सकती है, मिलीमीटर हो सकती है, कोई भी यूनिट, और उस वस्तु का अल्पतमांक, उस वस्तु का डियर स्टूडेंट्स अल्पतमांक है डेल्टा x। क्या है? डेल्टा x, ठीक है। तो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि का जो सूत्र होता है ना, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि का जो सूत्र होता है, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर जो होगी डियर स्टूडेंट्स, ये होगी उसका अल्पतमांक अपॉन वस्तु की कुल लंबाई, मैक्सिमम इनटू 100, ठीक है ना, मैक्सिमम इनटू 100। तो डियर फ्रेंड्स, इस बात को आपको समझना है। अधिकतम प्रतिशत त्रुटि जब भी पूछी जाएगी तो आपको केवल इतना सा करना है कि वस्तु का अल्पतमांक कितना है और वस्तु की टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लंबाई कितनी है, दोनों का रेशियो निकाल दो। क्या निकल आएगा? मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकल आएगी, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकल आएगी। सभी स्टूडेंट इसे नोट कर लें, सभी स्टूडेंट इसे नोट कर लें। हो गया भाई? हो गया, ठीक है। ये हुई भाई बात अधिकतम प्रतिशत त्रुटि की, मैक्सिमम परसेंटेज एरर की। अब इसमें कुछ स्पेशल कंडीशन बनती हैं, अब इसमें कुछ स्पेशल कंडीशन बनती हैं। किसमें? मैक्सिमम परसेंटेज एरर में, मैक्सिमम परसेंटेज एरर में कुछ स्पेशल कंडीशन बनती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए डिस्कस करते हैं स्पेशल कंडीशन, स्पेशल कंडीशंस। स्पेशल कंडीशंस क्या होती हैं, ठीक है। विशेष स्थितियां क्या होती हैं, स्पेशल कंडीशन क्या होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पहली कंडीशन जो आपकी कहती है, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन आपकी जो होती है ये विशेष स्थितियां, ठीक है ना, इन्हें कहते हैं हम विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां, कुछ स्पेशल कंडीशंस, ठीक है। विशेष स्थितियां कौन कौन सी बनती हैं? तो डियर फ्रेंड्स, स्पेशल कंडीशन में मैं आपके सामने बता रहा हूं पहली कंडीशन क्या हो सकती है, पहली कंडीशन क्या हो सकती है। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपको दे दिया जाए कोई भी वस्तु x इक्वल टू ए प्लस बी के बराबर है, x इक्वल टू ए प्लस बी, कितना है भाई? x इक्वल टू ए प्लस बी। अगर आपको पूछा जाए कि x में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि बताइए, तो डियर स्टूडेंट्स आपका जवाब होना चाहिए डेल्टा x अपॉन x मैक्सिमम इंटू 100 इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 प्लस डेल्टा b अपॉन b इंटू 100। a में प्रतिशत त्रुटि प्लस b में प्रतिशत त्रुटि,
क्यों, टोटल पूछा जा रहा है तो जोड़ेंगे। ऐसे ही डियर स्टूडेंट्स अगर आपसे पूछा जाए x इक्वल टू a माइनस बी, तो आपको x में मैक्सिमम परसेंटेज अगर निकालना है तो डेल्टा x अपॉन एक्स मैक्सिमम इंटू 100 बराबर होगा डेल a अपॉन a इंटू 100 प्लस डेल b अपॉन b इंटू 100। डियर स्टूडेंट्स एक विशेष बात का याद रखना है, चिन्ह चाहे यहाँ प्लस का हो, चिन्ह चाहे यहाँ प्लस का हो या माइनस का हो, चाहे प्लस का हो या माइनस का हो, लेकिन मैक्सिमम परसेंटेज अगर निकालेंगे तो ध्यान रखना चिन्ह चाहे प्लस माइनस जोड़ घटाव गुणा भाग, ठीक है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किसी तरीके का चिन्ह यहां देगा, लेकिन आपको तो भैया यहां प्लस ही लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि आपको टोटल परसेंटेज एरर निकालना है, कुल प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, वस्तु में टोटल कितनी प्रतिशत त्रुटि होगी, टोटल मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालना है। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखना है आपको चिन्ह हमेशा कैसा लेना है, प्लस का लेना है भैया, कैसा लेना है, हमेशा प्लस का लेना है। सभी स्टूडेंट इस बात को नोट कर लो, ये स्पेशल कंडीशन चल रही है, इसमें मैंने पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन आपको बता दी। यदि a प्लस बी के रूप में x की वैल्यू दी जाए या फिर a माइनस बी के रूप में x की वैल्यू दी जाए तो आप मैक्सिमम परसेंटेज एरर कैसे फाइंड करेंगे। क्लियर है ना, सभी स्टूडेंट इससे नोट करना है। हो गया भाई, ये हो गया। अब मैं बात करता हूं तीसरी कंडीशन की, अब मैं बात करता हूं तीसरी कंडीशन की। तीसरी कंडीशन किस तरीके से है डियर स्टूडेंट्स, x इक्वल टू आपको देगा वो a इंटू बी, क्या देगा a इंटू बी, तो आपको मैक्सिमम परसेंटेज निकालना है x में, तो डेल x अपॉन एक्स मैक्सिमम इंटू 100 इक्वल टू a में निकालेंगे तो डेल a अपॉन a इंटू 100 प्लस b में निकालेंगे तो डेल b अपॉन b इंटू 100। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स आपकी a इंटू बी में मैक्सिमम परसेंटेज निकलेगी। मैंने बता ही दिया चिन्ह चाहे प्लस का हो, चाहे माइनस का हो, चाहे मल्टीप्लाई का हो, चाहे डिवीजन का हो, हमेशा हम मैक्सिमम परसेंटेज निकालते समय चिन्ह काय के लेंगे भैया, प्लस का लेंगे, चिन्ह काय का लेंगे भैया, प्लस का लेंगे। इतनी सी बात को समझना है आप लोगों को दोस्तों, ठीक है ना। चौथी कंडीशन अब मैं आपको बताता हूं, यदि x इक्वल टू आपको अगर वो देगा a अपॉन बी, तो डियर स्टूडेंट्स x में जो मैक्सिमम परसेंटेज एरर होगा वो होगा भैया डेल a अपॉन a इंटू 100 प्लस डेल b अपॉन b इंटू 100, डेल a अपॉन a इंटू 100 प्लस डेल b अपॉन b इंटू 100। डियर स्टूडेंट्स जब भी आपको x इक्वल टू a अपॉन b कुल मिला के डिवीजन की फॉर्म में कोई भी वैल्यू दी जाएगी तो आप वहां भी चिन्ह काय का यूज करेंगे भैया, प्लस का करेंगे। इतनी सी बात को समझना है दोस्तों। आगे अगर पांचवी कंडीशन में आपको बताता हूं, यदि वो पावर की फॉर्म में देगा x इक्वल टू अगर वो देगा a की पावर n b की पावर a की पावर n b की पावर m अपॉन c की पावर p, इस तरीके से देता है वो, इस तरीके से देता है आपको कोई भी संख्या। तो डियर स्टूडेंट्स पावर का करते क्या है, तो देखिए x में मैक्सिमम परसेंटेज डेल x अपॉन एक्स मैक्सिमम इंटू 100, ठीक है, ये कितनी होगी a में प्रतिशत त्रुटि। तो जो पावर होती है ना, जो पावर होती है डियर स्टूडेंट्स, इस पावर को लिख देते हैं सबसे आगे, फिर a में परसेंटेज डेल a अपॉन a इंटू 100 प्लस फिर b की पावर m, तो b की पावर m में m को आगे लिख देते हैं डेल b अपॉन b इंटू 100, ठीक है ना, डेल b अपॉन b इंटू 100 प्लस प्लस भले डिवीजन में है तो भी प्लस p जो पावर है वो आगे आ जाएगी और c में परसेंटेज डेल c अपॉन c इंटू 100, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स इस बात को समझना है कि जो पावर होती है ना वो कूद कर आगे आ जाती है, जो पावर होती है वो सबसे पहले आ जाती है और दी गई संख्या में परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं और सभी को ऐड कर देते हैं। इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी मान ऐसा दिया जाए जो घात के रूप में हो तो उसका भी आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से परसेंटेज एरर फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स
ए इंटू बी होगा तो सीधा सीधा सा ए में और बी में जोड़ देंगे, ए अपॉन बी होगा तो ए में और बी में परसेंटेज निकाल के जोड़ देंगे, पावर की फॉर्म होगी तो पावर को आगे ले आएंगे और दी गई संख्याओं में परसेंटेज एरर के जोड़ते जाएंगे, परसेंटेज एरर को जोड़ते जाएंगे। इतनी सी बात को समझना है डियर स्टूडेंट्स। इस तरीके से कंडीशंस बनती हैं एग्जाम में, इस तरीके से क्वेश्चंस में कंडीशंस बनती हैं, तो कोई भी परसेंटेज एरर का क्वेश्चन आ जाए आज के बाद आपसे छूटेगा नहीं। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एग्जाम में परसेंटेज एरर का क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरीके से एग्जाम में परसेंटेज एरर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं बोर्ड स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, किसका, परसेंटेज एरर का। सभी स्टूडेंट इसे नोट कर लें, सभी इस बात को नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका भाई, सभी इसको नोट कर लें। हो गया। अब देखें, अब देखेंगे क्वेश्चन, अब देखेंगे भाई क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा एग्जाम में, ठीक है ना। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा तो मैं क्वेश्चन बताता हूं आपको। इस तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है डियर स्टूडेंट्स, किसी घन की भुजा में 2% की त्रुटि है तो उसके आयतन मापन में, तो उसके आयतन मापन में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, ठीक है ना। और आपको 4 ऑप्शन देगा, वो आपको 4 ऑप्शन देगा, 2%, 4%, 6% और डी 8%, ठीक है ना। इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, इस तरीके से एग्जाम में परसेंटेज का क्वेश्चन बनेगा। तो डियर स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन देखेंगे, इसका सॉल्यूशन किस तरीके से आपको करना है, इसका सॉल्यूशन किस तरीके से आपको करना है। सबसे पहले तो ये देखिए दिया क्या है, घन की भुजा में 2% एरर दे रखी है और उसके वॉल्यूम में पूछ रहा है, ठीक है ना। साइड में दे रखा है, वॉल्यूम में पूछ रहा है, साइड में परसेंटेज एरर दे रखा है 2% और आपको पूछा जा रहा है कि वॉल्यूम में कितना परसेंटेज एरर होगा। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले जो दे रखा है ना उसे क्लिक करिए। माना घन की भुजा ए है, माना घन की भुजा ए है तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले इसने दे रखा है हमें डेल ए अपॉन ए, ठीक है, इनटू 100 इक्वल टू कितना 2%, कितना 2%, 2%। और पूछ क्या रहा है घन के आयतन में, और घन का आयतन होता है भैया भुजा क्यू, क्या होता है भुजा क्यू, घन का आयतन होता है भुजा क्यू, ठीक है ना। अब इसमें निकालेंगे डेल बी अपॉन बी, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इनटू 100 इक्वल टू ए की पावर 3। अभी मैंने कंसेप्ट बताया कि जब भी पावर आएगी तो डियर फ्रेंड्स आप पावर को सबसे पहले लिख दोगे और ए में कितनी परसेंटेज एरर है इस बात को यहां लिख दोगे, ठीक है ना। तो 3 इंटू और भैया डेल ए अपॉन ए इंटू 100, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 2 रख देंगे, 3 दूनी होता है 6, कितना हो गया भैया 6% हो गया, 6% हो गया। इसका आंसर कौन सा वाला हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6%, ठीक है ना। सभी स्टूडेंट्स इस बात को समझें कि कोई भी क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया जाएगा कि किसी वर्ग की भुजा को मापने में 3% की त्रुटि होती है तो वर्ग के क्षेत्रफल को मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। किसी गोले की त्रिज्या को मापने में 3% की त्रुटि होती है तो उस गोले के आयतन को मापने में कितनी प्रतिशत की त्रुटि होगी। तो आपको भैया कौन सा कंसेप्ट लगाना है, ये वाला कंसेप्ट जो मैंने आपको अभी बताया, परसेंटेज एरर वाला कंसेप्ट। तो डियर स्टूडेंट्स सभी इसको नोट कर लें, सभी इसको नोट कर लें, सभी इसको नोट कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना। सभी इसको नोट कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना। सभी स्टूडेंट्स ने इसे नोट कर लिया। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी और मैं अपना पूरा प्रयास लगातार कर रहा हूं चीजों को एकदम क्लियर करने का। टॉपिक बाय टॉपिक हमने चीजों को डिस्कस कर रहे हैं
और इस टॉपिक यूनिट एंड डायमेंशन में हमने पूरी 5 क्लास पढ़ी, पूरी 5 क्लास पढ़ी। एक क्लास अभी प्रैक्टिस सेशन की और होनी है, एक क्लास अभी प्रैक्टिस सेशन की और होनी है। डियर फ्रेंड्स, इस टॉपिक में हमने सारी चीजें डिस्कस करी। स्टार्ट किया था मात्रक से, उसके बाद विमाएं, उसके बाद विमाओं के उपयोग, उसके बाद सार्थक अंक, उसके बाद वैज्ञानिक रूप और उसके बाद प्रस्तुत त्रुटि। डियर फ्रेंड्स, टॉपिक बाय टॉपिक सारी चीजें बहुत अच्छे से हमने डिस्कस करी हैं और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा इस पूरे टॉपिक का डिस्कशन, प्रैक्टिस सेशन। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हों, अगर आपको लगता हो कि ये वीडियो आपके एग्जाम में आपके लिए बेनिफिट देंगे, आपके लिए लाभदायक होंगे, तो डियर फ्रेंड्स इन वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करिए और अधिक से अधिक ग्रुप में भाई इन वीडियो को डाल दीजिए। और हमारा जो प्रैक्टिस सेशन का रहता है, डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सेशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल नितिन कैरियर क्लासेज ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिए नितिन कैरियर क्लासेज, वहां से मैं डेली पूरी फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं। 20 प्रैक्टिस सेट आपके लिए एक यूनिक वे में नए नए तरीके से क्वेश्चंस को करना। टोटल में आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डाल दिए हैं प्रैक्टिस सेट में, उनका हम सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराएंगे बहुत जल्दी। अभी मैं प्रैक्टिस सेट डालना स्टार्ट किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, सभी प्रैक्टिस सेशन के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल नितिन कैरियर क्लासेस को ज्वाइन कर लें। और डियर स्टूडेंट्स, जिन लोगों ने अभी तक हमारा ये यूट्यूब चैनल नितिन कैरियर क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया है, तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका केवल इतना सा सपोर्ट चाहिए कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए, ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।